हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ से पैरामीशियम एनिमल के बारे में। पैरामीशियम एनिमल से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम के लिए टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पैरामीशियम ये फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सिलेटा, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा से बिलोंग करता है। ये क्लास सिलेटा और ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा से बिलोंग करता है। ये दोनों पॉइंट्स क्लास और ऑर्डर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्कवर्ड बाय जॉन हिल, पैरामीशियम डिस्कवर्ड बाय जॉन हिल। पैरामीशियम की खोज जॉन हिल नामक जूलॉजिस्ट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीशियम कॉमनली कॉल्ड एज स्लीपर एनिमलकुली। पैरामीशियम को सामान्यतः स्लीपर एनिमलकुली नाम से जाना जाता है क्योंकि ये स्लीपर के आकार का होता है, जिसकी वजह से इसे स्लीपर एनिमलकुली कहा जाता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्पीसीज। पैरामीशियम की लार्जेस्ट स्पीसीज कौन सी है? सबसे बड़ी स्पीसीज ये है पैरामीशियम कॉर्डाटम। पैरामीशियम की सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज या सबसे बड़ी स्पीसीज होती है पैरामीशियम कॉर्डाटम। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक पैरामीशियम। सिम्बायोटिक पैरामीशियम होता है पैरामीशियम बर्सेरिया। पैरामीशियम बर्सेरिया के इंडोप्लाज्म में जूकुलेरला नामक एल्गी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो पैरामीशियम बर्सेरिया होता है ये ग्रीन कलर का अपीयर होता है। पैरामीशियम जो बर्सेरिया होता है ग्रीन कलर का अपीयर होता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम कल्चर्ड बाय हे इन्फ्यूजन मेथड। लेबोरेटरी में पैरामीशियम को प्रिपेयर किया जाता है या कल्चर किया जाता है हे इन्फ्यूजन मेथड के जरिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हे इन्फ्यूजन मेथड के द्वारा पैरामीशियम को कल्चर्ड किया जाता है लेबोरेटरी में। नेक्स्ट है आउटर बॉडी कवर्ड बाय पेल्किल। पैरामीशियम की जो आउटर बॉडी होती है वो कवर्ड होती है पेल्किल के द्वारा। पेल्किल एक तरीके की थिन इलास्टिक फर्म कवरिंग होती है जो पैरामीशियम की बॉडी को बाहर की तरफ से कवर्ड करती है या ढकती है, जिसे हम पेल्किल कहते हैं। नेक्स्ट है सीलिया एट पोस्टीरियर एंड लॉन्गर। जो पोस्टीरियर इन पर सीलिया होते हैं वे बड़े होते हैं, उनको कहा जाता है कैडुअल टफ्ट। ये बड़े सीलिया जो पोस्टीरियर इन पर पाए जाते हैं वो कैडुअल टफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिया एराइजेस फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल्स और काइनेटोसोम। जो सीलिया होते हैं इनकी बॉडी पर सीलिया की संख्या लगभग 10,000 to 14,000 इन नंबर्स। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पैरामीशियम होता है उसकी बॉडी के ऊपर लगभग 10,000 से 14,000 तक की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं और ये सीलिया बेसल ग्रेन्यूल्स से निकले हुए होते हैं, जिसे काइनेटोसोम भी कहा जाता है। तो सीलिया कहाँ से राइजेज होते हैं? बेसल ग्रेन्यूल्स और काइनेटोसोम से निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ काइनेटोडर्मेटा। काइनेटोडर्मेटा की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे काइनेटी कहा जाता है। काइनेटोडर्मेटा एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो काइनेटोसोम्स के नीचे पाया जाता है। काइनेटोसोम के नीचे पाया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है स्ट्रक्चरल वो उसको कहा जाता है काइनेटी। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। पैरामीशियम में जो
ऑफेंस और डिफेंस का कार्य करने वाला कोशिकांग होता है वो होता है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो होता है ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर रखता है और इनमें ट्राइकिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ट्राइकिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये पैरामीशियम को सुरक्षा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसे ऑर्गेनेल्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनेल्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस इन पैरामीशियम इज ट्राइकोसिस्ट और इनमें पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? ट्राइकिनिन। नेक्स्ट है न्यूक्लियस इज डाइमार्फिक। जो पैरामीशियम होता है उनमें न्यूक्लियस डाइमार्फिक होता है। डाई मीन्स टू, मार्फिक मीन्स फॉर्म, मीन्स न्यूक्लियस जो होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है या दो रूपों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पैरामीशियम के न्यूक्लियस को हेट्रोकैरियोटिक कहा जाता है। जिसकी वजह से पैरामीशियम के न्यूक्लियस को हेट्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ये दो रूपों में या दो तरीके का होता है, दो प्रकार के होता है। एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लियस। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो साइज में बड़ा होता है और किडनी शेप्ड होता है, किडनी के आकार का होता है। ये पॉलीपोलाइड होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉलीपोलाइड होता है और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। पैरामीशियम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, मीन्स ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। और जबकि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी और हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। तो ये न्यूक्लियस से मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस और डाइमार्फिक, पॉलीपोलाइड, डिप्लॉयड। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है पॉलीपोलाइड होता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है डिप्लॉयड होता है और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी और माइक्रोन्यूक्लियस ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। ऑस्मो रेगुलेशन हम कह सकते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर पैरामीशियम की बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, वही वाटर बॉडी के बाहर रिलीज करने की प्रक्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। जो ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है तो और वो भी प्रोटोजोन्स है, जिसकी वजह से इनमें जनरल बॉडी सरफेस के जरिए ये पानी जो सराउंडिंग वाटर होता है वो इनमें डिफ्यूज हो जाता है ज़्यादा मात्रा में। और जब ज़्यादा मात्रा में पानी डिफ्यूज हो जाता है तो इसके लिए नुकसान कुछ, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो पैरामीशियम कुछ समय बाद ब्रस्ट हो जाएगा, दग जाएगा, जिसकी वजह से उसके कंट्रोल करने के लिए या उस पानी को, इस वाटर को बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। ठीक, तो वही जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है और इसमें इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दो होती हैं, एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, दूसरी पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। जो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो ऊपर की तरफ बॉडी में, और जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो बॉडी के निचले हिस्से में पाई जाती है, पोस्टीरियर रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक टाइप का होता है, ये सीलियरी फीडर होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीलियरी फीडर। न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक टाइप का होता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जो सॉलिड सेमी सॉलिड मटेरियल को फूड मटेरियल को डायरेक्ट खा लेते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहा जाता है। ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे हम लोगों में भी, मानव में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जबकि ये सीलियरी फीडर है, मीन्स सीलिया की मदद से फीडिंग करता है, जिसकी वजह से इन्हें सीलियरी फीडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीलिया इनके जो होते हैं यही मदद करते हैं
भोजन को ग्रहण करने में। फेवरेट फूड, इनमें पैरामीशियम का फेवरेट जो फूड होता है वो होता है टेट्राहाइनेमा। टेट्राहाइनेमा इनका फेवरेट फूड होता है, जो एक प्रकार का प्रोटोजोअन्स है। प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आने वाला एनिमल है टेट्राहाइनेमा, जो इनका सबसे फेवरेट भोजन होता है, सबसे पसंदीदा भोजन इनका होता है। और ये टेट्राहाइनेमा इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च। जो टेट्राहाइनेमा होता है प्रोटोजोन, ये बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेट्राहाइनेमा इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल कॉन्स्टेंटली मूव along a definite course is called cyclosis। मीन्स भोजन के डाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान जो फूड वैक्यूल होता है, जिनमें भोजन कलेक्ट होता है, ये पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में एक निश्चित पथ में या निश्चित रास्ते में मूव करता है। उसको, उस प्रक्रिया को साइक्लोसिस कहा जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फूड वैक्यूल होता है, पहले पोस्टीरियर और उसके बाद एंटीरियर, इस तरीके से मूव होता रहता है। मीन्स नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ ऊपर, तो एक सर्किल में मूव करता रहता है या चलता रहता है। तो इस फूड वैक्यूल के कॉन्स्टेंटली मूव की प्रक्रिया को, जो एक निश्चित रास्ते में होता है सर्कुलेशन, उसे साइक्लोसिस कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है साइक्लोसिस की प्रक्रिया किस एनिमल में होती है। तो इसमें इस दौरान जो फूड वैक्यूल्स फर्स्ट बिकम एसिडिक देन एल्केलाइन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फूड वैक्यूल्स फर्स्ट बिकम एसिडिक देन एल्केलाइन। मीन्स साइक्लोसिस के दौरान जो फूड वैक्यूल्स होती हैं सबसे पहले एसिडिक होती हैं और उसके बाद में एल्केलाइन हो जाती हैं। फूड वैक्यूल का मीडियम ये पहले एसिडिक होता है और उसके बाद एल्केलाइन हो जाता है। इनमें फूड वैक्यूल, ढेर सारी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये डिपेंड करता है फूड की एंट्री पर। पानी के साथ, ये पानी में पाए जाने वाला इनका फूड मटेरियल होता है। पानी जितनी ज़्यादा मात्रा में भोजन जितनी ज़्यादा मात्रा में इनकी बॉडी के अंदर ओरल ग्रुप्स के जरिए इंटर करता है, उतनी ज़्यादा मात्रा में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता रहता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनमें फूड वैक्यूल न्यूमेरस फॉर्म होती हैं, ढेर सारी संख्या में बनती हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन इंट्रासेलुलर। इनमें जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है, क्योंकि जो फूड का डाइजेशन है या भोजन का पाचन है वो फूड वैक्यूल में होता है, इसलिए डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है। इजेशन बाई साइटोपाइज, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है या जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है मीन्स अनडाइजेस्टेड, डाइजेशन प्रक्रिया के दौरान जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है मीन्स खराब पदार्थ जो बनता है, वो साइटोपाइज या साइटोप्रोक्ट के द्वारा बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। जिस तरीके से एनिमल में एनस का जो वर्क है वही वर्क है इनका साइटोपाइज का। जो एक्सक्रीटरी मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, भोजन के पचने के बाद जो खराब पदार्थ बनता है वही साइटोपाइज के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये साइटोपाइज इनमें एक तरीके से एनस की तरह वर्क करता है और ये टेम्पोररी एनस होता है इनका, जब ज़रूरत होती तब बन जाता है। जब इसके मीन्स वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिलीज करना होता है तो तब साइटोपाइज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। पैरामीशियम में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें एक्सक्रीशन की प्रक्रिया जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। रिस्पायरेशन की भी प्रक्रिया जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। डायरेक्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं बॉडी से बाहर सराउंडिंग
वाटर में रिमूव कर दिए जाते हैं, डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। उसी तरीके से जो सराउंडिंग वाटर में ऑक्सीजन होता है वो डायरेक्ट जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा बॉडी के अंदर डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। इस तरीके से इनमें एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन की प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें मेनली एसेक्सुअल टाइप का होता है, एसेक्सुअल मेथड का होता है। और एसेक्सुअल मेथड में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की प्रक्रिया के द्वारा रिप्रोडक्शन इनमें होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस एनिमल में होता है पूछा जाता है। तो इनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है के जरिए रिप्रोडक्शन होता है, किसमें? पैरामीशियम में। ये एक तरीके की एसेक्सुअल मेथड है। और जबकि सेक्सुअल के जैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा जैसे ही प्रक्रिया होती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसी प्रक्रिया होती है जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं या रेजुविनेशन कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे कॉन्जुगेशन या रेजुविनेशन कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे, इसमें ये नहीं कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो सेम टाइप के पैरामीशिया आपस में अटैच होते हैं। इसी वजह से इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संज्ञा दी गई है। और इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहा जाता है या रेजुविनेशन कहा जाता है, जिनमें कॉन्जुगेशन के फलस्वरूप 4 डाटा पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेशन रिजल्ट्स 4 डाटा पैरामीशिया। रिप्रोडक्शन की एक मेथड है कॉन्जुगेशन, जिसमें 4 डाटा पैरामीशिया, 4 पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्जुगेशन के द्वारा कितने पैरामीशिया फॉर्म होते हैं या कितने पैरामीशिया का निर्माण होता है? तो 4 पैरामीशिया का निर्माण होता है, 4 पैरामीशियम का निर्माण होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन फर्स्ट रिपोर्टेड बाय हर्टविग मापस। कॉन्जुगेशन को पहली बार ये ऑब्जर्व किया था, या पहली बार इन्होंने बताया था, किसने बताया था? हर्टविग और मापस ने। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर्टविग एंड मापस ने कॉन्जुगेशन को पहली बार इन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट है कुछ इनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है पैरामीशियम की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से, जिनमें पहले है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी एक तरीके नाम से स्पष्ट है, ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स गैमीट का फॉर्मेशन, मीन्स हम कह सकते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऑटोगैमी इज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऑटोगैमी स्वयं निषेचन की प्रक्रिया है जो एक सिंगल एनिमल के द्वारा की जाती है। ये होती है ऑटोगैमी की प्रक्रिया पैरामीशियम ऑरेलिया में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑटोगैमी के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? पैरामीशियम ऑरेलिया में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है साइटोगैमी। साइटोगैमी ये होती है पैरामीशियम कॉर्डाटम में। पैरामीशियम कॉर्डाटम एक लार्जेस्ट स्पीसीज होती है पैरामीशियम के, ये तो जानते ही हैं। तो पैरामीशियम कॉर्डाटम में जो एक अलग तरीके की रिप्रोडक्शन होती है जिसे साइटोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडोमिक्सिस। इंडोमिक्सिस प्रक्रिया होती है पैरामीशियम ऑरेलिया में। इंडोमिक्सिस के दौरान या इंडोमिक्सिस के द्वारा पैरामीशियम ऑरेलिया रिप्रोड्यूस होता है, जो एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, जिनमें एक ही इंडिविजुअल्स 4 डाटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन करता है। एक सिंगल इंडिविजुअल्स के द्वारा या सिंगल पैरामीशियम के द्वारा 4 नए डाटर पैरामीशिया फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है पैरामीशियम हैज़ कप्पा, लैम्डा, म्यू एंड पाई पार्टिकल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम हैज़ कप्पा, लैम्डा, म्यू एंड पाई पार्टिकल्स। इनके साइटोप्लाज्म में, पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में कप्पा, लैम्डा, म्यू और पाई पार्टिकल्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है कप्पा पार्टिकल्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो कप्पा पार्टिकल्स होती है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। कप्पा पार्टिकल्स में स्वयं का डीएनए पाया जाता है जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपने आप रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को करता है और ये सिंथेसिस करता है पैरामाइसिन नामक सब्सटेंस की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरामाइसिन नामक सब्सटेंस की सिंथेसिस कौन सा पार्टिकल करता है? कप्पा पार्टिकल, या जिसे कहा जाता है किलर सब्सटेंस। पैरामाइसिन जो सब्सटेंस है जो सिंथेसिस होती है कप्पा पार्टिकल के द्वारा, उसे कहा जाता है किलर सब्सटेंस भी कहा जाता है, जो एक तरीके से प्रोटेक्टिव होती है। ये अपने आप को पैरामीशियम अपने आप को बचाने के लिए एक किलर सब्सटेंस या पैरामाइसिन या किलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है कप्पा पार्टिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट है कप्पा पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय टी.एच. सनबॉर्न। कप्पा पार्टिकल्स की खोज टी.एच. सनबॉर्न ने की थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने पैरामीशियम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।